जादुई सोने की गणेश मूर्ति। कूड़ा घर से कुछ कोस दूर रमिया और विनय की टूटी फूटी झोपड़ी थी। दोनों बेहद छोटे थे जब उनके पिता की एक सड़क हादसे में सांसें चली गई। फिर 5 बरस पहले उनकी मां लता भी गंभीर बीमारी से जूझकर जान गंवा बैठी, जिसके बाद दोनों भाई बहन अनाथ हो गए। सूरज की लाली के साथ सुबह सवेरे उठकर दोनों हाथ जोड़कर घर के भीतर तख्त पर रखे गणेश जी की मूर्ति के आगे माथा झुकाई कहते हैं, गणेश जी, आपके पिता तो स्वयं शिव शंभू हैं, साथ में गौरी मैया भी है, मगर हम भाई बहन एकदम अनाथ हो चुके हैं। प्रभु, आज उस कूड़े के ढेर में हमको खूब सारा भंगार का सामान मिले ताकि उन्हें बेचकर हम पैसे बटोर सकें और अपना पेट भर सकें। ये कहकर दोनों भाई बहन भूख मिटाने के लिए कूड़ेदान में आकर भंगार चुनने के लिए कूड़े करकट के ढेर में कूद पड़ते हैं। 2 घंटे बाद, रमिया दीदी, आज तो एक भी लोहा प्लास्टिक नहीं मिला। अगर आज हमको भंगार में बेचने का सामान नहीं मिलेगा तो हम अपनी भूख कैसे मिटाएंगे? मेरे भाई, अभी तो सारा दिन पड़ा है, हमको और खोजबीन करनी चाहिए, कुछ न कुछ जरूर हाथ आएगा। दोनों भाई बहन भूखे प्यासे सड़े गले कूड़े खते के बीच खोजबीन करते हैं, मगर उन्हें कुछ नहीं मिलता। रमिया मुरझाए स्वर में कहती है, लगता है आज हम भाई बहन को खाली हाथ ही घर लौटना पड़ेगा। मतलब आज रात फिर हम भाई बहन को पानी पीकर ही पेट भरना पड़ेगा? हाँ विनय। एकाएक विनय की तेज निगाह कूड़े के ढेर में सने गणेश भगवान की प्रतिमा पर पड़ती है। वो झट से उसे उठाकर कहता है, अरे ये तो पप्पा की मूर्ति है। जाने किस मूर्ख इंसान ने इन्हें अपने घर से उठाकर इस कूड़ेदान के हवाले कर दिया है। दोनों उस मूर्ति को लेकर घर चले आते हैं। रमिया उसे साफ सुथरा करती है। मूर्ति की चमक पूरे घर में चमचमाता देख रमिया का छोटा भाई विनय कहता है, रमिया दीदी, देखो गणेश भगवान की इस मूर्ति का सुनहरा रंग कैसे एकदम खरे सोने के जैसे प्रकाशित हो रहा है। चलो इस मूर्ति को भी गणेश भगवान की इस मूर्ति के साथ स्थापित कर देते हैं। अनाथ भाई बहन सच्ची श्रद्धा से गणेश जी की मूर्ति को स्थापित करके पानी पीकर सो जाते हैं। तभी रात के तकरीबन 4 बजे भूख से बिलबिला रहे विनय की आंख खुलती है तो वो देखता है कि गणेश भगवान की उसी मूर्ति के पास भांति भांति के व्यंजन रखे हुए हैं। हमारे पास तो गणेश जी को भोग लगाने के लिए एक भी दाना नहीं था, फिर ये 56 भोग कहां से आया? मुझको तो ये सब गणेश जी की मूर्ति की माया लगती है। ये सोचकर विनय असमंजस में पड़ जाता है और अपनी बहन रमिया को जगाता है। विनय, 4 बज चुके हैं। माँ कहा करती थी कि इस पहर भगवान भ्रमण करते हैं। ये भोजन गणेश भगवान ने ही हमारी खातिर भेजा है। दोनों सबसे पहले गणेश जी की प्रतिमा को भोग लगाकर अपना भक्ति भाव जाहिर करते हुए भरपेट खाना खाकर सो जाते हैं। सवेरे दोनों नहा धोकर भगवान की आरती अर्चना करते हुए भक्ति भाव जाहिर करते हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता चाकी पार्वती पिता महादेवा। हे गणेश जी, हमारे घर में पधारो प्रभु। रमिया के दिल की गुहार जैसे गणेश जी तक पहुंच जाती है। एकाएक गणेश जी की सुनहरी प्रतिमा से तेज चमक घर को घेर लेती है। तभी एक आवाज घर में गूंज उठती है, भयभीत ना हो बालक, ये गूंज मुझ गजानन की है। मेरी मूरत को मानव ने कचरे के ढेर में फेंक दिया। तुमने मुझे उस कचरे से निकालकर अपने घर में स्थान दिया। मैं तुम्हें अखंड वरदान देता हूं कि जब तुम मेरी इस एक दंत मूर्ति से जो कुछ मांगोगे, ये तुम्हारे स्वर सुनकर उसे पूर्ण करेगा। गणेश भगवान की गूंज स्थिर होते ही विनय कहता है, अरे ये सचमुच की जादुई गणेश जी की मूर्ति है या नहीं? हमें इसका पता कैसे चलेगा? विनय, जादुई गणेश जी की मूर्ति का पुख्ता प्रमाण पता करने की खातिर हम इससे कुछ मांग कर देखते हैं। जादुई गणेश जी की मूर्ति हमारी झोपड़ी को एक घर में बदल कर दिखाओ। इतना कहते ही जादुई गणेश जी की मूर्ति प्रकाशमान होकर झोपड़ी को एक सुंदर से घर में बदल देती है, जिसे देख वो भाई बहन भौचक्के के रह जाते हैं। विनय, जादुई गणेश जी की मूर्ति ने तो हमारी झोपड़ी की काया पलट ही कर दी। हाँ दीदी, ये गणेश जी की जादुई मूर्ति की ही माया है। जय हो गजानन।
जादुई गणेश जी की मूर्ति की मायावी शक्ति से दोनों अनाथ भाई बहनों के जीवनी आसान हो जाती है। कुछ दिनों के बाद रमिया के मन में एक ख्याल उठता है। विनय, हम दोनों भाई बहन तो इस जादुई गणेश जी की मूर्ति की महात्म्य माया से उस कूड़ेदान की कैद के दलदल से निकल गए, मगर हमारे ही जैसे कितने ही यतीम बच्चे अभी भी वही बदहाल बेकार जीवन जी रहे हैं। हाँ दीदी, हम तो अपने बड़े से घर में सुकून से रह रहे हैं। हम अपने जादुई गणेश जी की मूर्ति से उनकी मदद करें। रमिया उस जादुई गणेश जी की मूर्ति को लेकर विनय के साथ चल पड़ती है। चलते चलते उनके पांव एक फुटपाथ पर आकर रुक पड़ते हैं, जहां भूख से कुम्हलाया मन को आते जाते राहगीर से कहता, अरे अरे कुछ खाने को दे दो। अरे भूख के मारे मेरी अंतड़ियां सूखने को हो रही हैं। ये बेचारा तो भूख से बेहाल है। हमें एकांत देखकर गणेश जी की जादुई मूर्ति से मदद मांगनी होगी। हमारी जादुई गणेश जी की मूर्ति हमें भोजन दो, ताकि प्रभु हम इस भूखे का पेट भर सके। जादुई गणेश जी की मूर्ति में से खाने की भरी पूरी थाली मनकू के सामने हाजिर हो जाती है, जिसे देख मनकू दंग रह जाता है। अरे ये कैसे किया तुमने? हमने कुछ नहीं किया, ये सब कुछ गणेश जी की माया है। दरअसल ये एक जादुई गणेश जी की मूर्ति है। मेरे और भी साथी हैं जो भूखे हैं। हम पीछे एक पटरी के किनारे सोते हैं। न रहने को घर है, न खाने को खाना, न सिर पर माँ बाबा का साया। चिंता मत करो, विघ्नहर्ता की जादुई मूर्ति तुम्हारे सारे दुख हरने आई है। ए हमारे जादुई गणेश जी की मूर्ति, हमको सोने के सिक्के दो। एकाएक जादुई गणेश जी की मूर्ति का मुंह खुल जाता है, जिसके अंदर से सैकड़ों सोने के सिक्के बरसने लगते हैं। तुमको जितने की जरूरत हो बेझिझक उठा लो। शुक्रिया दोस्तों, आज बप्पा की मदद से मैं और मेरे दोस्त इस फुटपाथ से आजाद हो गए। दोनों भाई बहन सारा दिन घुमक्कड़ों की तरह घूम घूम कर जादुई गणेश जी की मूर्ति से गरीब बेसहारा लोगों की मदद करके देर रात थके मांदे घर लौट आते हैं। अरे विनय, तुम्हारे पाँव में तो छाले पड़ चुके हैं। दीदी, तुम्हारे पाँव में भी कई बार पत्थर से ठेस लगा था। जिस गणेश जी में कौड़ी को चंगा और अंधे को आंख देने का सामर्थ्य है, वो हमारे छाले को चंद लम्हों में भर देगा। दोनों अपने जख्मी पांव पर खड़े होकर बप्पा की प्रतिमा की आरती अर्चना करते हैं। तभी गणेश जी की जादुई मूर्ति की हथेली से निकल रही तेज रोशनी उनके तलवे में जैसे ही समाती है, उनका पांव पर पड़े छाले गायब हो जाते हैं। अगली सुबह चारों ओर गणेश चतुर्थी की बड़ी होड़ थी। दोनों भाई बहन निर्जला उपवास रखे गणेश जी की जादुई प्रतिमा का दुग्धाभिषेक करते हैं। अरे देखो रमिया दीदी, मैं बप्पा के लिए ये नारंगी रंग का अंग रखा और चंदन रंग की धोती लाया हूँ। अरे वाह, ये नन्हे कपड़े कितने जचेंगे प्रभु पर। इसके बाद वो गणेश जी को मोदक का भोग अर्पित करके कहते हैं, आज गणेश चतुर्थी है, बप्पा एक बार अपना दर्श दे दो। रमिया के आंसू बहकर गणेश जी की जादुई मूर्ति पर पड़ते हैं। गणेश भगवान की विशाल छवि उनके सामने आती है। नेत्र खोलो रमिया। अरे ये तो सचमुच में गणेश जी है। तुम दोनों मेरे सच्चे आराधक हो और भक्त के पुकारने पर भगवान को आना ही पड़ता है। दोनों आगे बढ़कर जैसे उनके चरण स्पर्श करते हैं, गणपति बप्पा आशीष के शब्द बोलकर जादुई मूर्ति में समा जाते हैं। बेटा बेटी में फर्क। वो कहते हैं ना कि हमारा देश चाहे आज कितना भी आगे बढ़ गया हो, लेकिन कुछ लोगों की सोच अभी तक रूढ़िवादी ही है। ऐसी ही कहानी है सुमित और नैना की। सुंदरपुर गांव में नैना सुमित नाम के लड़के से काफी प्यार करती थी, लेकिन उसकी शादी के लिए उसके परिवार वाले राजी नहीं थे। और ऐसे ही एक दिन, सुमित, हमारे परिवार वाले हमारी शादी के लिए राजी नहीं हैं और मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। मुझे तुम्हारे साथ रहना है, खुश तो करो सुमित। नैना, समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा कि आखिर मैं क्या करूं। क्यों ना हम भाग जाएं? नैना सुमित की बातों से सहमत होती है और रात के समय वो सुमित के साथ दूसरे शहर में भागकर चली जाती है और वो वहां पर जाकर शादी करते हैं और उसके बाद एक छोटा सा घर किराए पर खरीद लेते हैं और ऐसे ही उनकी जिंदगी खुशी से कट रही थी।
एक दिन नैना सुमित से बोलती है, सुमित, मैं भी पढ़ी लिखी हूँ और तुम भी हो। मैं सोच रही थी कि तुम्हारे साथ मैं भी तुम्हारे ऑफिस चलकर काम कर लूं। वैसे नैना, बोल तो तुम बिल्कुल सही रही हो। अगर तुम भी काम करोगी तो हम दोनों इस घर को बड़े अच्छे से चला सकेंगे। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए कल ही अपने ऑफिस में बात कर लूंगा और फिर हम दोनों एक साथ पैसे कमाएंगे। हाँ सुमित जी, फिर आपके ऊपर से भी घर का थोड़ा बोझ कम हो जाएगा। खबरदार नैना, जो तुमने खुद को बोझ बोला तो, समझी तुम? अच्छा ठीक है, मैं तो मजाक कर रही थी, आप सीरियस मत हो ज्यादा। इतना कहकर वो दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह सुमित अपने ऑफिस जाता है और अपनी पत्नी नैना के लिए काम की बात कर लेता है। घर पर जाकर सुमित नैना से बोलता है, नैना नैना, बेबी कॉन्ग्रेचुलेशन। पर क्यों सुमित जी, आप मुझे कांग्रेचुलेशन क्यों दे रहे हैं? तुम्हें मेरे ऑफिस में काम करना था ना? देखो, तुम्हें काम मिल चुका है। कल से तुम मेरे साथ मेरे ऑफिस में काम करने के लिए जाया करोगी। नैना मानो खुशी से फूले नहीं समाती और अगले दिन वो अपने पति के साथ काम करने लग जाती है। धीरे धीरे करके वो अमीर होने लगते हैं और ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। और एक दिन नैना अपने पति के पास आती है और उसके कान में धीरे से बोलती है, सुमित, आप पापा बनने वाले हैं। क्या? सच में? सुमित बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और अब वो नैना का ख्याल उससे भी ज्यादा रखने लगता है। एक दिन नैना अपने पति से बात करते हुए बोलती है, सुमित जी, मुझे तो लड़का ही चाहिए, देखना हमारा लड़का ही होगा। नैना, तुम कैसी बात कर रही हो? हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। जो भी होगा आखिर होगा तो हमारा ही ना। मुझे तो भगवान जी जो भी दे दे, चाहे लड़का हो या लड़की, मैं तो उसकी बहुत ही अच्छे से देखभाल करूंगा। आप चुप रहिए, समझे? आपको कुछ भी नहीं पता। लड़का होता है तो माँ बाप की देखभाल करता है, पैसे लाता है, लेकिन लड़की पैसा लाती नहीं बल्कि लेकर चली जाती है, और वो अपने माँ बाप की नहीं बल्कि अपने सास ससुर की हो जाती है। कम से कम बेटा अपने माँ बाप के पास तो रहता है। नैना, तुम पढ़ी लिखी हो, लेकिन ये गवारों वाली हरकत क्यों कर रही हो? क्या गवारों वाली हरकत कर रही हूँ मैं? मुझे तो बस बेटा ही चाहिए, बस तो बस। वो दोनों आपस में बात करने के बाद सो जाते हैं और देखते ही देखते पूरे 9 महीने बीत जाते हैं। नैना की अब डिलीवरी का समय आ चुका था और नैना को एक बहुत सुंदर सी बेटी हुई। नर्स सुमित के हाथ में उसकी बेटी देती है। सुमित अपनी बेटी को हाथ में लिए बहुत ही खुश था, लेकिन नैना उसको अपनी बेटी के होने की बिल्कुल भी खुशी नहीं थी, क्योंकि वो एक बेटा चाहती थी, लेकिन उसको बेटी हो गई। नैना अपनी बेटी का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती थी और देखते ही देखते अब नैना की बेटी सुनैना बड़ी होने लगी। नैना अब सुनैना से बहुत ही सारा काम करवाने लगी और एक दिन, सुनैना, सुनैना, कहाँ मर गई? घर का काम कौन करेगा? मम्मी, मुझे तो घर का काम आता ही नहीं है, मैं घर का काम कैसे करूंगी? मैं अभी जिंदा हूँ, समझी? तुझे सारा काम मैं सिखा दूंगी। नैना सुनैना से धीरे धीरे काम करवाने लगी। ये सब देखकर सुमित को बहुत ही गुस्सा आ गया और गुस्से में सुमित उससे बोलता है, नैना, तुम पागल हो चुकी हो क्या? ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हें शर्म नाम की चीज नहीं है क्या? तुम अपनी एक छोटी सी बच्ची के साथ इतना बुरा बर्ताव कैसे कर सकती हो? सुमित, तुम मेरे बीच में मत बोलो, समझे? ये लड़की है, इसको लड़कियों वाले सारे काम आने चाहिए। अगर मैं इसको सारे लड़कियों के काम सिखा रही हूँ तो इसमें क्या बुराई है? बुराई कुछ भी नहीं है, लेकिन अभी बहुत छोटी है। तुम केवल 5 साल की लड़की से काम करवा रही हो। तुम मुझे मत बताओ मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मैं अपनी बेटी के साथ जो भी कर रही हूँ वो ठीक कर रही हूँ। ये मेरी भी बेटी है, मुझे अच्छे से पता है कि अपनी बेटी के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए। सुमित गुस्से में वहां से अपने ऑफिस के लिए चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ नैना अपनी बेटी से घर का सारा काम करवाने लगी। एक दिन सुनैना की तबीयत खराब हो रखी थी। सुनैना, मर गई क्या? उठी क्यों नहीं अभी तक? इतना कहकर नैना सुनैना के कमरे में जाती है और उसके ऊपर से चद्दर हटाकर उससे बोलती है, बेशरम कहीं की, यहाँ पर आराम फरमा रही है। पता नहीं कौन सी घड़ी में तू पैदा हो गई। तेरे जैसी कामचोर तो मैंने कहीं भी नहीं देखी। माँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं आज उठ नहीं पाई। रुक जाओ,
तेरी तबीयत तो मैं आज तुझे ठीक करती हूँ। तेरा रोज रोज का ड्रामा रहता है ना। रुक जा तू, रुक। इतना कहकर नैना एक लाठी लाती है और अपनी बेटी को मारने लगती है। मारते हुए नैना उससे बोलती है, तुझे तो मैं अपनी कोख में रखना ही नहीं चाहती थी। अगर मुझे पता होता कि तू लड़की पैदा होगी तो मैं तुझे कब का मार देती। मुझे तो लड़की चाहिए ही नहीं थी। वो उसको मारते हुए ये बात बोल रही थी कि तभी सुमित वहां पर आ जाता है। ये देखकर नैना उसे इतनी बुरी तरह से मार रही है, सुमित नैना को जोरदार थप्पड़ जड़ता है। नैना, तुम सच में माँ नहीं कसाई हो। अरे एक पल को सौतेली माँ भी इतनी बुरी तरह अपने सौतेले बच्चे को नहीं मारती जिस तरह तुम मार रही हो। तुम ये कैसे भूल रही हो कि तुम भी एक औरत हो? तुम्हें सच में थोड़ा भी रहम नहीं आया ना? ये तुम्हारी बेटी है। मैं तो ये भूल ही गया कि तुमने इसे अपनी बेटी कभी माना ही नहीं। अगर तुम इसे अपनी बेटी मानती तो शायद आज तुम इसके साथ इतना बुरा बर्ताव न कर रही होती। बस सुमित जी, बस कीजिए आप। अब और मत बोलिए प्लीज। मुझे इतनी खरी खोटी मत सुनाइए। मैं ये बात भूल गई थी कि मैंने इसको अपनी कोख से जन्म दिया है। लड़के की चाहत में मैं ये भूल गई थी कि मैं भी एक औरत हूँ। नैना अपनी बेटी को गले लगाकर रोते हुए बोलती है, मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची। मैंने तेरे साथ बहुत ही बुरा किया है। तू इतनी बीमार है लेकिन मैंने तेरे ऊपर ध्यान न देकर मैंने तुझे डंडे से मारा। तू मुझे माँ माँ करती रही लेकिन मैंने तुझे अपनी बेटी कभी नहीं माना। मुझे माफ कर दे बेटा। माँ, आप मुझसे माफी मत मांगो। कोई भी माँ अपने बच्चे से माफी थोड़े ना मांगती है माँ। उसकी ये बात सुनकर नैना और जोर जोर से रोने लगती है और अपनी बेटी और पति से माफी मांग लेती है, जिसके बाद सुनैना और सुमित नैना को माफ कर देते हैं। उसके बाद वो सभी लोग खुशी से रहने लगते हैं। चुड़ैल का मैंगो एटीएम। शकुंतला के 2 बच्चे थे। वो एक कुंतीपुरम नाम के एक गांव में रहा करती थी। शकुंतला का एक आम का बहुत बड़ा बगीचा था, जिसके आम बेचकर वो अपने बच्चों को पाल रही थी। कुछ समय पहले एक दुर्घटना के दौरान उसके पति रमेश का देहांत हो गया था, जिसके बाद शकुंतला अकेली रह गई थी। लेकिन अपने पति के ना होने पर भी उसने अपने बच्चों को किसी भी चीज की कमी नहीं छोड़ी। ऐसे ही उसकी रोजमर्रा की जिंदगी बीत रही थी। एक दिन अचानक से शकुंतला के घर के दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। शकुंतला, ओ शकुंतला, जल्दी से दरवाजा खोल, देख कौन आया है। आती हूँ, जरा सब्र तो रखिए। कौन है? जैसे ही शकुंतला दरवाजा खोलती है, दरवाजे के सामने गांव का मुखिया खड़ा होता है। अरे मुखिया जी, आप इतनी सुबह सुबह, वो भी मेरे घर के दरवाजे पर, कोई परेशानी वाली बात है क्या? अरे परेशानी वाली बात नहीं, ये तो हक वाली बात है। तेरा पति तो इस दुनिया को छोड़कर चल दिया। अरे उसने इतना सारा मुझसे उधार लिया था, उसे कौन चुकाएगा? मुखिया जी, ये आप कैसी बात कर रहे हो? मेरे पति बहुत ईमानदार और अच्छे इंसान थे। उन्होंने आज तक किसी के 10 रुपए भी नहीं लिए, और आप उधार की बात कर रहे हो? ओहो, तो ये बात है। तुझे विश्वास नहीं है मेरी बातों पर? तेरा पति मरने से पहले मेरे पास तेरे आम के बगीचे को गिरवी रख कर गया था। अब उसने इतने पैसे का क्या किया और क्या नहीं, इस बात का जवाब दो। उसके साथ ही चला गया। ऐसा नहीं हो सकता। आम का बगीचा हमारा है, उसके बिना तो हमारी जिंदगी भी अधूरी है। अगर तुम हमसे उसे छीन लोगे तो हम तो गरीबी में मर जाएंगे। देख शकुंतला बहन, अगर तेरे पास पूरे 10 लाख रुपए का इंतजाम है तो मुझसे अपने आम के बगीचे के पेपर ले जा, और अगर नहीं है तो उस बगीचे पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। आज से तू उस बगीचे के एक भी आम को हाथ नहीं लगाएगी। इतना कहकर मुखिया वहां से निकल जाता है, जिसके बाद शकुंतला अपना सिर पटकती रह जाती है। आपने ये क्या कर दिया? अब हम लोग अपना गुजारा कैसे करेंगे? मुखिया ने तो बगीचे के ऊपर अपना हक जमा लिया है। शकुंतला को कुछ भी समझ नहीं आता, जिसके बाद शकुंतला पूरे दिन भर यही सोचती रह जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरने लगते हैं, और जब भी शकुंतला अपने आमों के बगीचे में जाती, मुखिया अपने लोगों द्वारा उसे आम के बगीचे से बाहर निकलवा देता। शकुंतला मुखिया के सामने रोती गिड़गिड़ाती, लेकिन मुखिया के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। एक दिन रात के समय शकुंतला अपने बिस्तर पर अपने दोनों बच्चों के साथ लेटे हुए सोचती है, अब बस एक ही चारा है मेरे पास। मुझे अपने ही आम के बगीचे में आम की चोरी करनी होगी, वरना मेरे बच्चे भूखे प्यासे मर जाएंगे।
इतना सोचकर शकुंतला अपने बच्चों को सोता हुआ छोड़कर अपने आम के बगीचे में पहुंच जाती है। जो भी उसके बगीचे में आम नीचे गिरे होते हैं वो उन्हें टोकरी में भर के ले आती है और अगले दिन गांव के बाजार में जाकर बेच देती है। आम ले लो आम, ताजे ताजे आम, रसीले रसीले आम ले लो आम। अरे शकुंतला बहन, इतने दिनों से कहाँ गायब थी? भाई साहब, ये बहुत लंबी कहानी है, आप आम खाओ, गुठलियां मत गिनो। ऐसा कहकर शकुंतला हरिया को आम पकड़ा देती है, जिसके बाद उसकी टोकरी के सभी आम बिक जाते हैं और वो अच्छा खासा कमाकर अपने घर पहुंच जाती है। वो कुछ पैसों से अपने घर का राशन भरवाती है और कुछ पैसों को अपने बैंक में डलवा देती है। खर्चे के साथ साथ कुछ पैसों को जोड़ना भी जरूरी है, क्योंकि आगे जब सोनू मोनू बड़े होंगे तो उनकी पढ़ाई के काम आएंगे। ऐसा सोचकर वो पैसों को बैंक में जमा करती रहती है और जब उसको जरूरत पड़ती तो वो एटीएम से निकाल लेती। धीरे धीरे ऐसे ही रात के समय अपने ही आम के बगीचे से आम की चोरी करती है और उन्हें अगले दिन बेच देती है। एक दिन उसे बाजार में आम बेचते हुए गांव का मुखिया देख लेता है, जिसके बाद वो अपने मन ही मन सोचने लगता है, अरे इस शकुंतला के पास आम बेचने के लिए आम कहां से आ रहे हैं? मैंने तो इससे इसका बगीचा भी छीन लिया, फिर ये आम कहां से ला रही है? मुखिया को कुछ समझ नहीं आता और वो इतना सोचकर वहां से चला जाता है। वहीं शकुंतला आम बेचने का काम करती रहती है। एक दिन रात के समय गांव में बहुत ही तेज आंधी तूफान आते हैं, जिसे देख शकुंतला अपने मन में सोचती है, अरे इस आंधी की वजह से तो बगीचे में काफी सारे आम टूटकर गिर गए होंगे, यही सही वक्त है आमों को बटोर के लाने का। शकुंतला अपने बगीचे से सभी आमों को बटोर कर ले आती है और अगले दिन बाजार में बेचने चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ जब मुखिया आम के बगीचे में जाकर देखता है तो वो अपने आप से कहता है, अरे ये क्या, कल रात इतनी आंधी तूफान चला था, इसके बाद भी बगीचा बिल्कुल सपाट पड़ा है, एक भी आम नहीं गिरा। मुझे तो लगता है कि शकुंतला रोज मेरे बगीचे से आम की चोरी करके ले जा रही है, आज मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। इतना कहकर मुखिया गाड़ी निकालकर निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ शकुंतला सभी आमों को अच्छे दामों पर बेच देती है। अरे वाह, आज तो अच्छी कमाई हो गई। अब सोनू मोनू का अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाना है, बस थोड़े रुपए की और जरूरत है, उन्हें एटीएम से निकाल लूंगी। ऐसा सोचकर शकुंतला एटीएम पर पैसे निकालने पहुंच जाती है। जैसे वो एटीएम से पैसे निकालती है, वहां मुखिया पहुंच जाता है और एटीएम के अंदर घुसकर उसके हाथ से सभी पैसे छीन लेता है और उससे कहता है, तुझे क्या लगा था कि तू मेरे आम के बगीचे से आम चोरी करके बेचती रहेगी और मुझे पता ही नहीं चलेगा? आज तो तू मेरे हाथों से नहीं बचेगी, इन सभी पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। इतना कहकर मुखिया शकुंतला का एटीएम में ही गला दबा देता है, जिसके बाद वो वहां से पैसे लेकर चला जाता है। लेकिन शकुंतला को मरने के बाद भी शांति नहीं मिल पाती और वो एक बहुत भयानक चुड़ैल बन जाती है। जिस आम और एटीएम के चलते मेरी जान गई है, अब मैं उसी एटीएम की मशीन को एक आम की मशीन में बदल डालूंगी और जो भी इस मैंगो एटीएम से पैसे निकालने आएगा वो इसके अंदर ही चला जाएगा। ऐसा करके मैं मौत का खेल खेलूंगी। चुड़ैल के ऐसा कहते ही एटीएम एक मैंगो एटीएम में बदल जाता है, जिसके बाद चुड़ैल उसके ऊपर कब्जा कर लेती है। जब भी गांव का कोई आदमी उसके अंदर से पैसे निकालने आता, वो पैसों की जगह खुद ही मशीन के अंदर पहुंच जाता। ऐसे गांव के बहुत से लोगों के साथ हो जाता है, जिसकी चर्चा गांव के चारों तरफ फैल जाती है। अरे भाई साहब, ये हमारे गांव में क्या होता जा रहा है? इस मैंगो एटीएम मशीन की वजह से गांव के कई लोग गायब होते जा रहे हैं। ये सब कुछ मुखिया की गलती है, उसने शकुंतला बहन को एटीएम मशीन के अंदर ही मार दिया, जिसकी वजह से वो एक भयानक चुड़ैल बन गई। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। अरे अब इन सब से छुटकारा कैसे मिलेगा? कुछ तो सोचो। मैं तो कहती हूँ शकुंतला के दोनों बच्चों को एटीएम के अंदर भेज दो, जब अपने बच्चों को देखेगी तो शांत हो जाएगी, शांत। कल्याणी की बात सुनने के बाद गांव के सभी लोग सहमत हो जाते हैं, जिसके बाद वो शकुंतला के दोनों बच्चों को एटीएम मशीन में भेज देते हैं। जैसे ही शकुंतला अपने बच्चों को एटीएम में देखती है, वो शांत हो जाती है और अपने बच्चों से कहती है, बच्चों तुम कैसे हो? तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं? तुम दोनों ठीक तो हो ना? माँ, आपका ये हाल किसने किया और आप इस तरह लोगों को क्यों मार रही हो? माँ, गांव के सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। वो लोग मासूम हैं, उन्होंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा। उन्हें छोड़ दो माँ, उन्हें छोड़ दो।
अपने दोनों बच्चों की बात सुनने के बाद शकुंतला को अपनी गलती का पछतावा होने लगता है, जिसके बाद वो अपने दोनों बच्चों से कहती है, ठीक है बच्चों, मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती हूँ, लेकिन तुम दोनों अपना अच्छे से ख्याल रखना। कोई भी परेशानी हो तो मुझे याद कर लेना। तुम्हारी माँ तुम्हारे पास दौड़ी चली आएगी। इतना कहकर शकुंतला वहां से गायब हो जाती है, जिसके बाद मैंगो एटीएम मशीन पहले की तरह एक नॉर्मल एटीएम मशीन में बदल जाता है। जुए वाली सास बहू। मधुपुर गांव में ज्योति और भागेश्वरी नाम की 2 सास बहू रहा करती थी। जेठ की भीषण गर्मी समाप्त होने के साथ मानसून का महीना दस्तक देता है। उसी बीच पूरा आसमान काले बादलों के आगोश में आ जाता है। जोर शोर से हवाएं चलने लगती हैं, जिसे देख भागेश्वरी कहती है, अरे बहू सुनती है? अरे ओ ज्योति बहू, अरे ओ मेरी बहरी बहू रानी, जिंदा है कि निपट गई? सास की बोली सुनकर ज्योति झटपट उसके पास आकर कहती है, आपने मुझे पुकारा क्या सासू माँ? अरे मेरी आलसन बहू, बरसात की बूंदें बरसने वाली हैं, जरा अपने पैरों को तकल्लुफ दे और छत पर सूख रहे कपड़ों को उठा ला। ज्योति कपड़े उठाकर नीचे आ जाती है। तभी बरसात की बूंदें जमीन पर टप टप गिरने लगती हैं। माँ जी देखिए, मेरी सखी बरसात की बेला बनकर आई है। सावन की पहली बारिश है, आज तो मैं मोरनी बनकर नाचूंगी। ज्योति बरसात की बूंदों में भीगने लगती है। तभी बरसात की फुहार देखकर भागेश्वरी का मन भी ललच उठता है। अरे बरसात की बूंदों के साथ मेरा जिया भी कलरव कर रहा है, क्यों ना मैं भी धिन धिना कर ही लूं। दोनों सास बहू बरसात के छूटने तक लगातार बारिश की बूंदों के मजे लूटती हैं। वो सर से पांव तक सराबोर हो जाती हैं, मगर किसे खबर थी कि उनका ये कुछ पलों का मजा सजा बनने वाला है। अरे बहू छूट गई, चल बरसात छूट गई। दोनों भीतर आकर हाथ पांव सुखाकर बैठ जाती हैं। कुछ घंटों बाद ज्योति सर खुजाते हुए अपनी सास के पास आती है। बहू क्या बात है, पिछले 2 घंटों से देख रही हूँ तेरी ये उंगलियां तेरे बालों की शोभा बढ़ाए जा रही हैं। जुए तो नहीं पाल लिए तूने? मेरी छोड़ी सासू जी, और ये बताइए कि आपकी उंगलियां आपके बालों में कौन सा मृत्युंजय जाप कर रही हैं? दोनों सास बहू एक दूसरे को निहारते हुए चुप्पी साध लेती हैं, जिसके बाद ज्योति रसोई घर के कामों में निपटने लगती है। कुछ ही पलों में दोनों ही पति घर पर आ धमकते हैं। सभी साथ मिलकर खाना खाते हैं, मगर दोनों सास बहुओं के हाथ अभी भी सर की ही शोभा बढ़ाए जा रही, जिसे देखकर घर के मुखिया हरि प्रसाद कहते हैं, अरे क्या बात है, दोनों सास बहू के बीच खाज खुजली की प्रतियोगिता चल रही है क्या? पिछले आधे घंटे से बालों में ही उलझी पड़ी हो। ऐसा सुनकर दोनों सास बहू बालों की खुजली को नजरअंदाज करके हाथ साफ करके खाने में जुट जाती हैं और फिर कमरे में सोने चल देती हैं। तभी बरसात के चलते ज्योति के बालों में पड़े जुए रौनक के बालों तक की दूरी तय कर जाते हैं और सवेरे रौनक सर खुजाकर कहता है, समझ नहीं आ रहा कि ये अचानक से मेरे बालों में खुजली क्यों होने लगी। तभी एकाएक रौनक की नजर ज्योति के बालों के ऊपर चलने वाले जुए की फौज पर जाती है, जिसे देखकर वो गुस्से में बिलबिला कर कहता है, तो कल रात की सौगात में तुमने अपने बालों के खूनी पहरुए भेजकर मेरे केशवपुरम में धावा बोला है। रौनक पहेलियां क्यों बुझा रहे हो? एक तो वैसे ही मेरे बालों में इतनी खुजलाहट हो रही है। उसी पल ज्योति के बालों में पड़ी जुएं उसके नाखूनों में फंसकर निकल आते हैं, जिसे देखकर वो हकलाते हुए कहती है, जुए? तुम्हारे बालों में पड़े इन जानलेवा जुओं ने सवेरे से मेरी जान खा रखी है। कहाँ से पाल लिए हैं अपने इन भाई बंधुओं को? जुए को लेकर दोनों के बीच तू तू मैं होने लगती है। तभी बगल के कमरे से हरि प्रसाद के चिल्लाने की आवाज सुनकर दोनों वहाँ दौड़ते हैं। अरे सासू माँ, ये आपने सुबह सवेरे चंडी का रूप क्यों धारण कर लिया? तो मैं तो सिर्फ इसी की पड़ी है। मैं जो इसकी बला से उजड़ा चमन बना फिर रहा हूँ उसका क्या? अरे जुएं पड़ गई हैं इसके बालों में, और कल रात भगवान ने मेरे बालों में भी अपने सिर की शिकारी जुएं भेज दिए हैं। अरे तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि पहले तो तुम अकेले ही मेरा खून पीती थी। तुम्हारी देन है जो अब तुम्हारी दी जुएं भी मेरा खून चूसेंगी। दोनों सास बहू अपने पतियों को बरसात में भीगने की बात बताती हैं, जिसे सुनकर रौनक कहता है, अरे किसने कहा था आप सास बहू को उस मूसलाधार बारिश में भीगने को? पाल ली ना आफत, अब झेलो इन जुएं को। सास बहू के जुए से जूझकर दोनों काम पर रवाना हो जाते हैं और सांझ को जब वो घर लौटते हैं तो अलग ही नजारा देखने को मिलता है। रौनक जी, बाबूजी, ये आप दोनों ने अपने बाल क्यों कटवा लिए?
तो क्या तुम दोनों सास बहू की तरह बाल में जुए पलकर हलाल हो? फिर सभी मिलकर खाने की टेबल पर बैठ जाते हैं। तभी ज्योति कहती है, बाबूजी, आप तब से एक टक दाल क्यों निहार रहे हैं? दाल को नहीं, उसके भीतर के जीरे को निहार रहा हूँ। कहीं इन जीरे के संग तुम्हारे बाल के कीड़े भी ना घुल मिल गए हों। वो क्या है ना, हम शुद्ध शाकाहारी लोग हैं। दोनों के मन में जुए का वहम कुछ इस कदर समा जाता है कि उन्हें जीरे की छौंक में भी सास बहू के जुए ही दिखाई पड़ते हैं। गुजरते दिनों के साथ साथ सास बहू के सिर की जुएं भी तेजी से बढ़ने लगती हैं, जिसके बाद भी वो बरसात में भीगने से नहीं मानती थीं। आज जब वो बरसात में भीगी तो उनके सर की जुएं एक ही रात में लाखों की तादाद में पैदा हो गईं। उनके जुए की खबर पूरे गांव देहात में हवा की तरह फैल जाती है। एक सांझ जब दोनों सास बहू बाजार जा रही थी तो गांव की औरतें उनका रास्ता रोक कर कहती हैं, अरे कहाँ चल दी जुए वाली सास बहू की जोड़ी। अरे ज्योति बहू, कैसा लग रहा है बालों में जुए की जनसंख्या पालकर? अरे जुए को भी जीने का अधिकार है। एक बरसात तुम सास बहू के जीवन की काली रात लेकर आई है। अगर बरसात में नहीं नहाई होती तो ये जुए न आई होती। दोनों सास बहू जुए के खात्मे के खातिर अनेकों घरेलू उपाय करती हैं, जैसे कि जुए वाली कंघी से बाल झाड़ना, बाल धोना इत्यादि। 2 दिन बाद, माँ जी, हमारे लाख नुस्खे करने के बाद भी ये जिद्दी जुए सर छोड़कर जाने का नाम नहीं ले रही। उसी पल उनके पति घर आकर उनकी बातें सुन लेते हैं, जहाँ रौनक कहता है, अगर इन जानलेवा जुए से निजात पाना है तो आप दोनों सास बहू को सजनी से गजनी बनना पड़ेगा। हम अपने बाल कभी नहीं कटवाएंगे, चाहे हमें इन जुए को झेलना पड़े। हम अपने बाल कभी नहीं कटवाएंगे, चाहे हमें इन जुए को झेलना पड़े। फिर कुछ दिन और गुजर जाते हैं, जिसके साथ सास बहू के सर के जुएं उनके सर के भीतर गहरे जख्म कर देती हैं, जिसे परेशान सास बहू की रातों की नींद हराम हो जाती है और वो बिलक बिलक कर रोने पीटने लगती हैं। अब हम बाप बेटों को ही मिलकर इन जुओं को भगाना होगा। दोनों एक दवाई की दुकान पर जाकर सास बहू के सर में पड़े जुए का जिक्र बताते हैं, जिसके बाद दुकानदार कहते हैं, ये लीजिए, ये मेडिकल शैम्पू। इसको जुए पड़े व्यक्ति के सिर में लगाकर उन्हें अच्छे से मलकर धोना, जिसके बाद गीले बालों में ही बारीक कंघी की सहायता से जुए को निकालना होगा और आगे जुए से बचने के लिए सिर की सफाई का विशेष ध्यान देना होगा। दोनों जुए मारने के शैम्पू को घर लाकर उनके सर को बखूबी धोकर सभी जुए को चुनकर बाहर निकाल कर उन्हें मार देते हैं। चैन की नींद सोई कई रातें ढल चुकी थी। इन जालिम जुओं ने हम सास बहू के बाल की खाल निकाल दी थी। अरे जल्दी से अब जमीन पर तैनात इन जुओं को खदेड़ दो। शैम्पू की सहायता से इन जुओं का केश निकाला तो हो गया, अब लाइजॉल से इन्हें देश निकाला भी दे दो। ये सुन दोनों सास बहू ठहाके मारकर हंस पड़ती हैं और इस तरह अंत में उन्हें जुए से निजात मिल ही जाती है, जिसके साथ वो बरसात में भीगने की गलती दोबारा फिर कभी नहीं करती। ट्रेन पर सिर कटी चुड़ैल का साया। निजामी स्टेशन पर ट्रेन में सब लोग बैठ जाते हैं। तभी ट्रेन में काफी हलचल होने लगती है। तूफान आता है, लाइटें जलने बुझने लगती हैं। अरे अरे ये क्या हो रहा है? भला एक ट्रेन में तूफान कैसा? और कोई तो बताओ ये क्या हो रहा है? पता नहीं क्या हो रहा है। डरो मत, तुम सब तो मेरे प्यारे दोस्त हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। ये चुड़ैल जैसी हंसने की आवाज कहाँ से आ रही है? पता नहीं कहाँ से आ रही है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। चलो, तुम सब मुझे इतना ढूंढ रहे हो तो मैं यहीं आ जाती हूँ। ये कहते ही चुड़ैल अब उनके सामने आती है, लेकिन एक भयानक रूप में, जिसे देखकर लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दरअसल वो चुड़ैल एक सिर कटी चुड़ैल थी, जो अपने हाथ में कटे सिर को लेकर आ रही थी। चुड़ैल को देखकर सब अपनी सीट पर सिमट जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आपने ही मुझे बुलाया था ना? तो देखिए मेरा असली चेहरा, मैं कैसी लग रही हूँ? डरावनी। हाँ, पता है मुझे, मैं थोड़ी डरावनी लग रही हूँ। वो क्या है ना, मेरा एक्सीडेंट होने से मुंडी मुझसे अलग हो गई। ऐसे में अपने से दूर कैसे मैं इसको होने देती, इसीलिए अपने साथ ही रखती हूँ। #न्यू फैशन समझ सकते हैं आप। अरे मुझे तुमसे बहुत डर लग रहा था, पर तुमने अपना जो इंट्रो दिया है ना,
उस पर मुझे बहुत हंसी आ रही है। इसी बात पर मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। हाय, माय नेम इज विराट। ओह विराट। जैसे ही विराट उसे अपना नाम बताकर हाथ आगे बढ़ाता है, तभी चुड़ैल उसके हाथ को काट लेती है और वो बहुत चिल्लाता है। लोग खौफ में आ जाते हैं। अरे अरे मर गया, मैं तो मर गया, काट डाला चुड़ैल ने मेरे हाथ को। और करेगा मुझसे दोस्ती? ला अपना दूसरा हाथ भी दे दे, ये सिर कटी चुड़ैल तुझे हाथ कटा आदमी बना देगी। नहीं, मुझे माफ कर दो। ये कहकर वो लड़का दूसरे डिब्बे की ओर भाग जाता है। वहीं चुड़ैल कहती है, किसी और को करनी है मुझसे दोस्ती? अरे नहीं, हमें बख्श दो, हमें कुछ मत करना। सभी लोग चुपचाप बैठ जाते हैं और चुड़ैल हाथ में कटा सिर लेकर लोगों की सीट पर घूमने लगती है। जैसे ये ट्रेन दूसरे स्टेशन पर पहुंचती है, चुड़ैल वापस अपनी उसी जगह पर आ जाती है। दूसरे ट्रेन के लोगों को परेशान करने लगती है। उस ट्रेन के लोग भी सिर कटी चुड़ैल को देखकर डर जाते हैं। वहां बैठा निखिल चुड़ैल की हर हरकत को भांपता है और उस पर बेखौफ नजर रखता है। क्यों रे चिकने, बहुत देर से देख रही हूँ, इन मोटी मोटी नजरों से क्या देख रहा है? वो मुझे डर लग रहा है, तू डर के मारे ही देख रहा था। अच्छा, ये लोग तो मुझे डर कर ऐसे नहीं देख रहे हैं। तुमने क्यों लोगों को इतना डराया हुआ है? आखिर इस ट्रेन पर तुम इतना हाहाकार क्यों कर रही हो? और तुम्हारा सिर ये कैसे कटा? ये सब बताना मैं तुम्हें जरूरी नहीं समझती हूँ। अपने काम से काम रखो, वरना तुम्हें भी मैं सिर कटा बना दूंगी। चुड़ैल इतना कहती है कि एक औरत ट्रेन के पंखे को उखाड़कर चुड़ैल पर फेंकती है। तभी चुड़ैल झटके के साथ पलटती है और उसकी मुंडी बोलने लगती है, लगता है तुझे अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है। अब देख तेरा क्या हाल करती हूँ। नहीं, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। अरे चुड़ैल जी प्लीज उसे छोड़ दो, जाने दो उसे। नहीं, इसने मुझे बेवकूफ समझा, पर ये बेवकूफ ये नहीं जानती कि मैं सिर कटी चुड़ैल हूँ और मुझे टुच्ची मुच्ची चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे मैं किसी को मारना नहीं चाहती थी। ये कहते ही चुड़ैल उस औरत को चलती ट्रेन से नीचे फेंक देती है और खुद भी चली जाती है। वहीं निखिल उसे ढूंढता रहता है। अरे अचानक से कहाँ चली गई? चुड़ैल भी इस ट्रेन से वापस उसी स्टेशन की किसी और ट्रेन में चढ़ जाती है और लोगों को परेशान करती है। तभी भागती हुई ट्रेन में एक लड़का एक लड़की का हाथ पकड़ते हुए ट्रेन में चढ़ जाता है और कहता है, शुक्र है हम लोग इस ट्रेन में जल्दी चढ़ गए, वरना वो लोग तो हम दोनों को जिंदा मार डालते और हमेशा के लिए अलग कर देते। नहीं मोहित, ये लोग मुझे मार देते, पर मेरी रूह हमेशा तुम्हारे पास ही रहती। तभी चुड़ैल उन लोगों के पास आती है। दोनों चुड़ैल को देखकर डर जाते हैं। चुड़ैल प्लीज हमें कुछ मत करना, बड़ी मुश्किल से तो अभी हमने अपनी जान बचाई है। मैं तुम्हें कुछ नहीं कर रही, बोलो क्या हुआ है तुम्हारे साथ? डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। वो हम एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, इसलिए गांव से भाग गए, लेकिन गांव वाले हमारे पीछे पड़ गए हैं। हाँ, बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुँचे हैं। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगी। अंदर जाकर बैठ जाओ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप बहुत अच्छी चुड़ैल हैं। शायद आपके साथ कुछ ऐसा हुआ होगा, इसीलिए आप हमारा दर्द समझ रही हैं। तुम लोगों ने बिल्कुल ठीक कहा। जहां एक तरफ चुड़ैल उन्हें अपनी कहानी बताती है, वहीं दूसरी ओर निखिल, जो उस ट्रेन में चुड़ैल को बहुत घूर रहा था, उसे आते जाते 2-3 बार चुड़ैल वहीं स्टेशन पर दिखती है, लेकिन करती कुछ नहीं है। इस बात से परेशान होकर वो स्टेशन पर काफी पूछताछ करता है, जिसके बाद वो चुड़ैल के गांव में पहुंचकर भीमचंद के घर पहुंचता है। पहुंच गया। अब बस भीमचंद बाबा ही बता सकते हैं कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था। बाबा, भीमचंद बाबा, आप यहीं रहते हैं ना? हाँ, बोलो, क्या काम है? बाबा, मुझे आपकी बहुत जरूरत है। दरअसल मैं एक लड़की के बारे में जानना चाहता हूँ। वो लड़की जो निजामी स्टेशन की ट्रेनों में ही अक्सर दिखती है, और वो एक सिर कटी चुड़ैल है। मुझे पूछताछ करने पर पता चला कि सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। इस बारे में
इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। हाँ, पर तुम ये सब क्यों जानना चाहते हो? क्या करोगे? बाबा, वो चुड़ैल ज्यादा लोगों को परेशान तो नहीं करती? कहीं ना कहीं वो लोगों को अपनी दहशत से डरा कर रखती है, और उसकी आत्मा भी तो भटक रही है ना। तो जरूरी तो यही है कि उसकी आत्मा को शांति मिल जाए और हम सब लोग भी चैन से सफर कर सके बिना किसी खौफ के। ठीक है, मैं बताता हूँ। कुछ महीने पहले की बात है। वैशाली रघुवीर नाम के लड़के से बहुत प्यार करती थी। वो भी इसी गांव में रहता था। लेकिन जब गांव वालों ने उसके माँ बाप को बता दिया तो बात हर जगह फैल गई। तो उसके माँ बाप ने जबरन उसकी शादी किसी और से करानी चाहिए। लेकिन अंतिम क्षण वैशाली रघुवीर के साथ भागकर उसी स्टेशन पर जा पहुंची। दोनों पटरी को पार कर रहे थे। इतने में वैशाली ट्रेन को देखकर रघुवीर को बचा लेती है, पर खुद मर जाती है, जिसमें उसका सिर कट जाता है। और फिर तुम जानते ही हो। यानी अगर एक बार रघुवीर वैशाली की आत्मा को समझाए तब शायद वो ये संसार छोड़कर मुक्त हो सकती है। हाँ बेटा, तुमने सही कहा। निखिल उस बाबा से पूछकर रघुवीर के घर तक पहुंच जाता है और रघुवीर को सब कुछ बताकर वो उसी स्टेशन पर ले आता है जहां चुड़ैल उन प्रेमी जोड़े की शादी करा कर आती है। रघुवीर जैसे ही वैशाली को पुकारता है तो चुड़ैल कहती है, रघुवीर, मुझे आपकी आवाज क्यों आ रही है? क्योंकि मैं यही हूँ। मुझे बहुत याद आई तुम्हारी। तुम रघुवीर, यहाँ कैसे? मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आई। वैशाली, मैं बस तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि अब ये संसार को छोड़कर तुम मुक्त हो जाओ। मैं नहीं चाहता इस संसार में तुम्हारी आत्मा भटकती रहे। लोगों को और डराकर परेशान मत करो। ठीक है, मैं चली जाऊंगी। तुम्हें भी मुझे भुलाकर अपनी जिंदगी आगे बढ़ानी होगी। मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, इसीलिए अभी तक शादी नहीं कर पाए। अब तुम्हें शादी करनी होगी। वैशाली, ये तुम वादा करो। ठीक है, कर लूंगा। इसी के बाद चुड़ैल हमेशा के लिए वहां से चली जाती है। तब से फिर कभी सिर कटी चुड़ैल लोगों को नहीं दिखाई देती।